बिहू, उड़ीसा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न है। किससे? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न है कि कहाँ पे कौन सा नृत्य होता है। तो इसमें बताना है आपको सही नृत्य कौन सा है कि कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही युग्म है असम का बिहू। तो असम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? वो बिहू है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसके अलावा कर्नाटक का कथक गलत है, क्योंकि कर्नाटक कहाँ का है? कर्नाटक का कथक नहीं है दोस्तों। और कथक जो है आपका कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है क्या? कथक। इसके अलावा आप जान लीजिए यहाँ पे उड़ीसा भारतनाट्यम गलत है। और भारतनाट्यम कहाँ से है? भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से है। कहाँ पे? भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। इसके अलावा लावड़ी जो है वो कहाँ की है? लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की। दोस्तों तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा युग्म सही है और कौन सा युग्म क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है। इसको देखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ जनजाति, इरूला, पेनियन या राजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गौड़ जनजाति है। तो अब गौड़ जनजाति की विशेषता जान लीजिए कि गौड़ भारत का सबसे बड़ा जो है आदिवासी समूह है। कौन सा है? आदिवासी समूह है, जिसकी आबादी 12 मिलियन से ही ज़्यादा है। इनकी आबादी दोस्तों आप जान लीजिए कि 12 मिलियन जो है होता है, 12 मिलियन से ज़्यादा इनकी आबादी है। ठीक है, किसकी? गौड़ जनजाति का। और एक कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कौन सी पाई जाती हैं? गौड़ जनजातियाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है उसको देखिएगा। कह रहा है कि कुड़ुक भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है? तो कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है? वन होता है, कृषि होता है, नृत्य या संस्कृति। दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए छोटा समझ के बिल्कुल भी इसको मत गलती करिएगा। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कई बार सीटेट में पूछा भी गया है और आगे भी इसकी संभावना है। ठीक है, कुड़ुक जो है भारत में झारखंड, कुड़ुक जो है भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लगभग 2 मिलियन ओराव और किसानी आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक क्या है? भाषा है। कैसी क्या है दोस्तों? भाषा है, जो किसके द्वारा बोली जाती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लगभग 2 मिलियन ओराव और किसानी आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक द्रविड़ भाषा है। और तोरांग का अर्थ कुड़ुक भाषा में क्या होता है? वन होता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना। तो ईवीएस की शैक्षिक भ्रमण का मेन उद्देश्य होता है दोस्तों कि छात्रों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां जो हैं वो उनके लिए प्रेजेंट करवाना, ताकि जो बच्चा है वो किसी चीज़ में वो प्रत्यक्ष रूप से बच्चा जिस चीज़ से जुड़ेगा उतना ही अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है, अगर बच्चे को कुछ चीज़ जैसे क्या है कि बीज अंकुरण की जो अवधारणा है, जैसे उसको बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे बता देने से या सिर्फ उसको चित्र दिखा देने से उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। जब तक जो बच्चा है उस चीज़ को जाके खुद उसका अनुभव नहीं करेगा, उससे जुड़ेगा नहीं प्रत्यक्ष रूप से, तब तक वो उसको अच्छे तरीके से सीख नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, इसको देखिएगा। कह रहा है कि कालीघाट पाट कला किस राज्य की लोक चित्रकला है?
काली घाट पाट कला जो है वो किस राज्य की लोक कला है? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या केरल की? तो काली घाट जो पाट चित्रकला है वो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। दोस्तों एक प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और जान लीजिए कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो काली घाट काली मंदिर जो कोलकाता के आसपास के क्षेत्र से हुई थी, इस कारण से इसका नाम ऐसा पड़ा। ठीक है। और गुजरात में कौन सी जो दोस्तों आप बता दें आपको कि उड़ीसा की एक चित्रकारी है, लोक चित्रकारी पट चित्रकला जो है वो कहाँ की है? उड़ीसा की है। और मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? बिहार की। बिहार में कौन सी पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है? मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? वनों का वर्गीकरण, वनों पर वन मंत्रालय का नियंत्रण बढ़ाना, राज्यों को उनके क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्यों में पर अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों के मान्यता। तो जो ये दोस्तों वन अधिकार अधिनियम जो है 2006, उसको क्या है कि उसमें को वन अधिनियम या कह सकते हैं कि वन नियम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों में वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को मान्यता देने के लिए लागू किया गया था। ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों की मान्यता के लिए ये आया था, जो काफ़ी दिनों से वन भूमि या क्षेत्र पे रह रहे हैं, वे उस भूमि का या उस पे पैदा होने वाली जो उपज है उसका उनका अधिकार होगा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और परीक्षा में आने की भी संभावना है। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा में, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र? दोस्तों प्रश्न अच्छा है क्योंकि पूछा गया है। भारत को कला, ये जो भारत है दोस्तों अपना इंडिया जिसको बोलते हैं, भारत को कला और संस्कृति का एक उबलते बर्तन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके हर क्षेत्र में अपनी एक पारंपरिक कला है या अपनी खुद की चित्रकारी है। ठीक है। वर्ली जनजाति के बारे में आप जान लीजिए कि वर्ली पश्चिम भारत की एक स्वदेशी जनजाति है। वर्ली जो है एक पश्चिमी भारत की एक स्वदेशी जनजाति है, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात। कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा और आसपास के पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। और अगर अब की बात की जाए कि आधुनिक समय में जो आदिवासी या वर्ली जनजातियां हैं कहाँ पे रहती हैं, तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में इस समय ये पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों कि वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और काजीवरम, कलमकारी और चंदेरी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ आप जान लीजिए कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है, तो इससे पहले आप जान लीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र की जो है प्रत्येक क्षेत्र की अपनी पारंपरिक कलाएं होती हैं, और कलाएं जो होती हैं अधिकतर घर पर सीखी जाती हैं। कपड़ा बनाई ऐसी पारंपरिक कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। और पोचमपल्ली, यहाँ दोस्तों आप जान लीजिए कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वहाँ पे 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो विशेष रूप से वहाँ बनाई गई हैं, क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है दोस्तों पोचमपल्ली और कलमकारी। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। और पोचमपल्ली, इसको जान लीजिए कि पोचमपल्ली साड़ियों की बुनाई आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले के मुक्तापुर गांव में की जाती है। और रंगाई की इगत शैली में, रंगाई की जो इगत शैली है उसमें पारंपरिक ज्यामिति जो प्रतिरूप है उसका प्रयोग किया जाता है। पोचमपल्ली साड़ियाँ जो हैं चमकीले रंग की होती हैं। ये तो हो गया पोचमपल्ली का। और कलमकारी का बारे में जान लीजिए कि कलम का अर्थ होता है कलम,
और कारी का अर्थ है कलाकृति या शिल्प कौशल जिसको बोला जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कलम से चित्र बनाना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कलम से चित्र बनाना। और कलमकारी आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्र पर हाथ से किए गए पेंट या ब्लास्ट प्रिंट का कार्य होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकारों द्वारा उपयोग किया जाता है विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग, चांदी और सोने को घोल बनाकर किया गया रंग, चावल के पाउडर का रंगीन घोल। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मधुबनी जो पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप जान लीजिए कि ये पेंटिंग कहाँ, मिथिला पेंटिंग मधुबनी कला के नाम से प्रसिद्ध है। पहले इसका नाम क्या था, मिथिला पेंटिंग, जो कि मधुबनी कला के नाम से मशहूर है। यह बिहार में इसी नाम के ज़िले से और अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी नाम का बिहार में एक ज़िला है जो उस ज़िले के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन अब ये पूरे कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। और मधुबनी चित्रों में प्रयुक्त रंग आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं, पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। और जो माना जाता है कि जो आमतौर पर मधुबनी पेंटिंग के चित्र के लिए चावल के पाउडर का जो रंगीन घोल है उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ आपके सामने है, कह रहा है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को किस रूप में देखते हैं, सभी रंगों में, केवल काले और सफ़ेद रंगों में, केवल हरे रंग में, केवल लाल रंग में। तो दो जानवर रात्रिचर होते हैं, वे हर चीज़ को केवल काले और सफ़ेद में देखते हैं। जैसे उल्लू हुआ, क्या होता है, रात्रिचर होता है। और जो रेगिस्तान में सांप पाए जाते हैं दोस्तों, रेगिस्तानी सांप जो होता है वो भी क्या होता है, सांप, वो भी क्या होता है, रात्रिचर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि टूटता तारा होता है कोई तारा, धूमकेतु, उल्का या क्षुब्ध ग्रह। तो टूटता हुआ तारा क्या होता है, उल्का होता है। और उल्का केवल एक क्षुब्ध ग्रह है जो पृथ्वी पर उतरने का प्रयास करता है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उसको क्या किया जाता है, वाष्पीकृत कर लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, AK बनर्जी, सुंदर लाल बहुगुणा। तो आपको बता दें कि चिपको आंदोलन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, तो सुंदर लाल बहुगुणा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। आप जान लीजिए कि सुंदर लाल बहुगुणा जो थे वे एक पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के सदस्य थे। ठीक है, और यह मुख्य रूप से वन संरक्षण आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्तों। और 1970 ईस्वी में, 1970 किसमें चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1970 ईस्वी में यह आंदोलन इसमें क्या किया गया था, ये आंदोलन इसलिए था कि पेड़ों की रक्षा के उद्देश्य से चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार EVS को पढ़ाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा है, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित की जाए। कथन 1 है बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि बच्चे जो हैं वो उनको पर्यावरण के मुद्दे जो हैं उससे जागरूक करने के लिए EVS पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं प्राकृतिक, सामाजिक और वातावरण के बीच विभिन्न संबंधों का पता लगा सकें और उसे समझने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि इसका जो तीनों ही इसमें जो कथन दिया गया है तीनों ही राइट हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषयगत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है।
यह शिक्षण और समझने को आसान बनाता है। यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, पर्यावरण के अध्ययन में प्रकरण के स्थान पे उप विषय या थीम को स्वीकार किया गया है। क्यों? क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही है। और यह शिक्षण और समझने को आसान बनाता है। बिल्कुल सही। यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित कर देता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, बी और डी जिस कथन। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकृत है या एकीकरण है। क्या है उसको जान लीजिए कि विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रतियों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रतियों एवं मुद्दों का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों एवं मुद्दों का। तो पर्यावरणीय अध्ययन में तो प्राथमिक कक्षाओं में एक विषय क्षेत्र है जो विज्ञान, प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस जो है एक विषय क्षेत्र है जो कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों और मुद्दों को क्या करता है? एकीकृत करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन में सभी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। पर्यावरण अध्ययन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ या साइंस हुआ, सारी चीज़ें दोस्तों जुड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चा शुरू में पढ़ने जाता है तो पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई अलग से बुक नहीं होती है। 1 और 2 क्लास में वो किसके माध्यम से? भाषा और गणित के माध्यम से ही सिखाया जाता है।